नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण विकास अधिकारी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रशासनिक ढांचा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायती स्तर पर। हमने राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भागों में बांटा था। तो आज का जो अंतिम टॉपिक है राज्य स्तर पर वो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका को पढ़ेंगे। इसके साथ आपका जो जिला प्रशासन है वो है भी दे रखा है, तो वो भी आज संपूर्ण जिला प्रशासन इसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो आज आपको ध्यान से पढ़ना है कि जिला प्रशासन में कौन कौन से पद का क्या कार्य है। शुरुआत करते हैं न्यायपालिका से कि न्यायपालिका जो राजस्थान के संदर्भ में हमें उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में पढ़ना है। तो भाग 6 में न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक उच्च न्यायालय व उनके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 214 से 237 तक भाग 6 में वर्णित हैं। संसद को ऐसी शक्ति है कि वह एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, लेकिन कभी कभी एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में क्या प्रशासनिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है उनके बारे में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के अंतर्गत पी सत्यनारायण राव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। उसके बाद इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था? जो जोधपुर में अभी भी स्थापित है वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में स्थापित है। कब की गई? 1977 में। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी, लेकिन बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? जोधपुर में। और वर्तमान में हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। अब इसकी एक खंडपीठ है वो है जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1977 में। अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के सभी निर्णय लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। अब ये जो उच्च न्यायालय है उसके निर्णय सुरक्षित इसलिए रखे जाते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं अगर उनको उसी प्रकार का निर्णय देना पड़े तो वह उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनको पढ़ेंगे और उन्हीं के अनुसार निर्णय देंगे। और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 216 है प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। प्रत्येक जो उच्च न्यायालय है उसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है और राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत। नेक्स्ट है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है वेतन। वेतन मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है आपका 2,50,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनका वेतन है 2.25 लाख। महाअभियोग विधानमंडल के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों में से
कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, तभी प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसका? महाभियोग का। अगर विधानमंडल में विधानसभा है तो उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट है रीट क्षेत्राधिकार। अब आपका रीट जो क्षेत्र अधिकार दिया गया है वो उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो रीट का क्षेत्र अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। जब आपका मूल अधिकारों का हनन हो, ये सब होता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, इनसे संबंधित 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन से होते हैं? जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक दीवानी मामलों को सुनवाई करेंगे, एक फौजदारी और तीसरा राजस्व न्यायालय। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। नेक्स्ट है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता कानूनी सलाहकार होता है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है किसी राज्य का, वो क्या होता है? महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? महाअधिवक्ता की। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसमें? महाधिवक्ता में। कार्य क्या है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करना। राज्य सरकार है उसको कानूनी मामलों में जो सलाह प्रदान करता है वो कौन होता है? महाअधिवक्ता अर्थात सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 177 के तहत राज्य विधानमंडल में बोलने व बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। किसको? महाधिवक्ता को। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 177 के तहत राज्य विधानमंडल में बोलने तथा जो भी बैठक होंगी उनमें भाग लेने का अधिकार है। किसको? महाधिवक्ता को। लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि उन बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा। सर्वाधिक कार्यकाल श्री कैलाशनाथ वांचू। कौन थे? कैलाशनाथ वांचू। देश में प्रथम पारिवारिक न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में। कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो पारिवारिक न्यायालय था वो जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में जो प्रथम लोक अदालत है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी। लेकिन अगर ये आए कि राजस्थान में प्रथम स्थायी लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी, तो ध्यान रखना है कि उदयपुर में प्रथम स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई थी। अब जो राजस्थान राज्य है उसने सबसे पहले अपनी जो लोक अदालत है देश में स्थापित की थी संपूर्ण जिलों में। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित है। कहाँ है? राज्य का प्रथम जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अर्थात कानूनी जो विश्वविद्यालय वो कहाँ है? जोधपुर में। अब प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो विधि कानूनी, वो जयपुर में स्थापित है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ज्योतिबा फुले महिला विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है महाविद्यालय नहीं है, यहाँ विश्वविद्यालय है। जिला प्रशासन इम्पोर्टेंट है, आपके जिला प्रशासन अलग से दे रखा है। तो जिला प्रशासन में जो कानून व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है और विकास व्यवस्था है, इनका सुव्यवस्थित संचालन करना ही जिला प्रशासन का क्या है? कार्य है। अब इनके लिए अलग अलग पद हैं और उन पदों का
इनमें योगदान है। तो सर्वप्रथम जो कानूनी व्यवस्था है उसका संचालन निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। पुलिस अधीक्षक सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी आपका जो कानूनी व्यवस्था देखता है वो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी। अब एसपी के नीचे होते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक। उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर आपके सीआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई, उसके नीचे एएसआई, उसके नीचे होते हैं हेड कांस्टेबल और उसके नीचे होते हैं कांस्टेबल। सबसे ऊपर एसपी, उसके बाद डीवाईएसपी या एएसपी। डीवाईएसपी के नीचे होते हैं सर्कल इंस्पेक्टर और उसके नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उसके नीचे होते हैं हेड कांस्टेबल और उसके नीचे होते हैं कांस्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से जिला स्तर पर पद हैं और उनका कार्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है राजस्व प्रबंधन। जो आपके जिला कलेक्टर का महत्वपूर्ण कार्य था ब्रिटिश काल में, उसका वो था राजस्व प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना तथा विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देना। ये कार्य किसका था? जिला कलेक्टर का। लेकिन जिला कलेक्टर कानूनी जो आपकी व्यवस्था होती है उसको भी बनाए रखता है, किसकी सहायता से? पुलिस अधीक्षक की सहायता से। राजस्व प्रबंधन के लिए जिला कलेक्टर एवं इन्हीं को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इनके नीचे होते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम। अगर एडीएम नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट रूप से जिला कलेक्टर के नीचे उपखंड अधिकारी होते हैं एसडीओ एसडीएम। उसके नीचे तहसीलदार होते हैं और उनके नीचे नायब तहसीलदार, फिर ऑफिस कानूनगो होते हैं और उसके नीचे राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक के नीचे ये कांस्टेबल नहीं है, यहाँ पटवारी होगा। क्या होगा? पटवारी। राजस्व निरीक्षक के नीचे कौन होंगे? पटवारी। तो ध्यान रखना जिला कलेक्टर के नीचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनके नीचे उपखंड अधिकारी, उनके नीचे तहसीलदार और तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नीचे ऑफिस कानूनगो और उनके नीचे पटवारी होगा। ये कांस्टेबल नहीं है, पटवारी होगा। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था आपके जो कौन इनको सुचारू रूप से संचालित करता है न्याय देने का कार्य, तो जिला व सत्र न्यायाधीश डीजी, डिस्ट्रिक्ट जस्टिस होता है ऊपर, उनके नीचे होता है अतिरिक्त जिला जस्टिस और जिला व सत्र न्यायाधीश के नीचे होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजीएम होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे और मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नीचे होते हैं। नेक्स्ट है विकास व्यवस्था। अब आपकी जो जिले की जो विकास की व्यवस्था है वो दो भागों में बांट दी गई है, शहरी, ग्रामीण और शहरी। कौन कौन से में? ग्रामीण और शहरी। ध्यान ये रखना है कि जिला परिषद में जो राजनीतिक पद होता है वो जिला प्रमुख का होता है और जो आपकी जो कार्यपालिका हैं दो हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जिला प्रमुख होगा जो राजनीतिक पद है और सीईओ प्रशासनिक पद है। उसके बाद आपकी पंचायत समिति है। पंचायत समिति में राजनीतिक पद है प्रधान और प्रशासनिक पद है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत स्तर पर होता है ग्राम सेवक अर्थात ग्राम विकास अधिकारी और राजनीतिक पद होता है सरपंच। शहरी क्षेत्रों में हमें 3 अंग मिलते हैं नगर निगम, जिनमें जो राजनीतिक पद होता है वो महापौर का होता है और सीईओ कौन होता है? प्रशासनिक पद। नगर परिषद है वो सभापति राजनीतिक पद है और आयुक्त होता है वह प्रशासनिक पद है।
नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं और प्रशासनिक जो पद होता है अधिशासी अधिकारी का होता है। तो आपको ध्यान रखना कि जिला परिषद में प्रशासनिक पद सीईओ होता है और राजनीतिक पद जिला प्रमुख का। पंचायत समिति में प्रधान राजनीतिक पद, बीडीओ प्रशासनिक पद। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक अर्थात ग्राम विकास अधिकारी प्रशासनिक पद और सरपंच राजनीतिक पद। नगर निगम में महापौर होते हैं राजनीतिक पद और सीईओ होते हैं प्रशासनिक पद। नगर परिषद सभापति और आयुक्त प्रशासनिक पद। नगर पालिका में अध्यक्ष होता है राजनीतिक पद और अधिशासी अधिकारी होता है प्रशासनिक पद। प्रत्येक जिले के प्रशासन के लिए एक जिलाधीश होता है जिसे डीएम, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिलाधीश संपूर्ण जिले में विकासात्मक जो कार्य होते हैं उनकी देखरेख करता है। क्या करता है? जो विकासात्मक कार्य होते हैं उनकी देखरेख करता है। वह राजस्व एवं कानून व्यवस्था संबंधित दायित्वों का भी निर्वहन करता है। कौन? डीएम। नेक्स्ट है जिला अधिकारी के कार्य। राजस्व प्रशासन का मुखिया जैसे कर लगाना जो सर्व प्रमुख कार्य है जिला कलेक्टर का ब्रिटिश काल में रहा है वो राजस्व एकत्रीकरण रहा है। तो सबसे जो मुख्य कार्य राजस्व प्रशासन को देखना है, कर लगाना, उनका एकत्रीकरण करना, उनसे संबंधित कर को कम करना। अब कभी जैसे अकाल हो तो कर को कम करना, भू राजस्व इकट्ठा करना, भू राजस्व से संबंधित जो भूमि संबंधित आपके लेन देन जो भी हैं वो सब काम जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं। राजस्व जो मुकदमे होते हैं उनकी अपीलीय सुनवाई भी कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। नेक्स्ट है वह जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। जिला कलेक्टर एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निम्नलिखित अधिनियमों के तहत शक्तियां दी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से अधिनियम मोस्ट हैं और उनकी जो डेट है वो कब लागू हुए थे ये भी ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम जिला कलेक्टर को जो शक्तियां दी गई थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत और लागू कब हुआ था? 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इनको शक्तियां प्राप्त हैं। राजस्व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 के तहत जिला कलेक्टर को शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट है जिला दंडनायक के रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखना। किसके सहयोग से? पुलिस अधीक्षक के सहयोग से। धारा 144 के अंतर्गत शांति भंग जो के मामले होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा? डीएम करेगा। धारा 144 लागू करना किसका कार्य है? जिला कलेक्टर का। पूरे जिले में या किसी क्षेत्र विशेष में अगर धारा 144 लागू होती है तो वो कार्य कौन करता है? जिला कलेक्टर। लेकिन ये शक्ति उपखंड स्तर पर अगर धारा 144 लागू होती है तो ये काम एसडीएम भी करता है। जिला दंडनायक के रूप में डीएम के कार्य मुख्यतः पुलिस प्रशासन के सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करते हैं। कि जिला कलेक्टर का पद अपने आप में सर्वोच्च है, पुलिस अधीक्षक उनके समानांतर है, लेकिन जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व है वैसे पुलिस अधीक्षक का होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका होता है? जिला कलेक्टर का। और वह उसमें किसकी सहायता लेता है? पुलिस अधीक्षक की। नेक्स्ट है जिला विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के क्या उत्तरदायित्व हैं? तो 2 अक्टूबर 1952 से आपका जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामुदायिक विकास के क्षेत्र में डीएम की होती है। ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है वर्तमान में अधिकांश विकास कार्यक्रम
ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अर्थात डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी या ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, जिसमें डीएम की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि डीआरडीए का जो अध्यक्ष था शुरुआत में जिला कलेक्टर होता था, लेकिन हरलाल सिंह खर्रा कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अब जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष नहीं होगा। कौन होगा? जिला प्रमुख, जिससे विकास कार्यों में जो जिला कलेक्टर की भूमिका थी वो अब कुछ स्तर पर कम हुई है। नेक्स्ट है समन्वयक के रूप में, अर्थात जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं जैसे कृषि डिपार्टमेंट, जल, भूजल, सामुदायिक, जितने भी हैं समाज कल्याण, उनमें आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किसका है? डीएम का। आपदा निवारक अधिकारी के रूप में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। जो भी आपदा होंगी उनका जो क्रियान्वयन है अर्थात उनके प्रति जो भी सहायता होती है उसका मार्गदर्शन कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। नेक्स्ट है विकास संबंधी अधिकांश कार्य जिला कलेक्टर से छीनकर आज जिला परिषद को सौंप दिए हैं। वो कब सौंपे थे? हरलाल सिंह खर्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीआरडीए जो आपका डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है उसको सौंप दिए, लेकिन उसका पहले जिला प्रमुख, आज वर्तमान में जिला प्रमुख अध्यक्ष है, इससे पहले जिला कलेक्टर होता। तो ध्यान रखना डीआरडीए का जो अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का, वो कौन होता है? जिला प्रमुख। नेक्स्ट कार्य है राजस्व पंजीयन तथा सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी का प्रत्यक्षतः जिला कलेक्टर के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राजस्व पंजीयन और सामान्य प्रशासन किसके अधीन होता है? जिला कलेक्टर के। उपखंड प्रशासन, उपखंड प्रशासन ध्यान में रखना है कि जो आपका मुख्य अधिकारी होता है वो होता है एसडीएम। उपखंड का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ या एसडीएम या उप जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं। उपखंड अधिकारी के वही कार्य हैं जो जिला स्तर पर डीएम के हैं। वही दंडनायक के रूप में, प्रशासनिक विकास अधिकारी के रूप में जितने भी कार्य आपके जिला स्तर पर जो कलेक्टर करते हैं वही कार्य उपखंड स्तर पर कौन करते हैं? एसडीएम करते हैं। वर्ष 2006 और 7 में राजस्थान में 34 अस्थायी एसडीएम कोर्ट बनाई गई थी जो बाद में स्थायी हो गई। नेक्स्ट है तहसीलदार। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5000 वर्ग मीटर जमीन को जो आपकी भूमि होती है उसको एसडीएम को पावर है कि वह अकृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर सकता है। कौन? एसडीएम 5000 वर्ग मीटर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर सकता है। इसके नीचे होते हैं आपके तहसीलदार। राजस्व इनका मुख्य काम है। किनका? तहसीलदार का। राजस्व प्रशासन में तहसील सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर है। जैसे भूमि का नामांकन, भूमि की गिरदावरी या आपके जो चारागाह की भूमि है या अवैध रूप से निर्माण है, जो भी कार्य हैं भूमि से संबंधित वो तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं। तहसीलदार उनका नियमन, नामांकन, उनकी पत्रावली जो भी तैयार करनी होती है वो तहसीलदार के यहाँ तहसील भवन में होती हैं। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में रूपांतरित कितनी भूमि को कर सकता है तहसीलदार? 2500। एसडीएम कितने को कर सकता है? 5000 वर्ग मीटर। कृषि भूमि को आवासीय भूमि अर्थात बसावट के आधार पर कितनी भूमि को रूपांतरित कर सकता है तहसीलदार? 1000 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय भूमि में कन्वर्ट कर सकता है। पावर होता है ये तहसीलदार के बाद। अब
द्वितीय श्रेणी जो दंडनायक है अर्थात मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह दोषी व्यक्ति को 6 माह की सजा या 200 रुपये जुर्माना कर सकता है। द्वितीय श्रेणी दंडनायक जो मजिस्ट्रेट होता है वो कौन होता है? तहसीलदार। और इनको ये शक्ति प्राप्त है कि कोई भी दोषी व्यक्ति को ये 6 माह की सजा प्रदान कर सकते हैं और 200 रुपये उन पे जुर्माना भी कर सकते हैं, इनमें से एक। अब आपकी नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं इनसे संबंधित। जिला कलेक्टर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग व केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जिला कलेक्टर है वो राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके अंतर्गत और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब हमने जिला कलेक्टर का जो मुख्य कार्य है वो राजस्व संबंधित है, तो राजस्व मंडल के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि राजस्व मंडल की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी राजस्थान में, और इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में। इसमें अध्यक्ष व 15 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष व 15 सदस्य होते हैं। राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी रिपोर्ट पर? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट पर राज्यपाल राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब आपको यहाँ ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्व मंडल के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजस्व मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और राजस्व मंत्री कौन है राजस्थान के। अब आपका डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, जिला स्तर पर समस्त प्रकार के ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को नियंत्रित करती है और उनको निर्देशित करती है और समन्वयित करने का कार्य करती है। कौन? DRDA। अध्यक्ष आपको पहले बता दिया था, जिला प्रमुख होता है वर्तमान में, उससे पहले कलेक्टर होता था। लाल सिंह खर्रा कमेटी की सिफारिश के बाद अध्यक्ष का कार्य जिला प्रमुख को सौंप दिया गया है। आज का आपका इतना ही टॉपिक था, इसमें जिला प्रशासन पूरा हो गया है और हमने राज्य स्तर का प्रशासन, जिला स्तर का प्रशासन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपके पंचायत स्तर का प्रशासन है वो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें होगा स्थानीय स्वशासन अर्थात नगरीय स्थानीय स्वशासन और पंचायत स्तर पर स्वशासन और उनका प्रशासनिक रूप से क्या कार्य है, ये सब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर इनमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ में उम्मीद करता हूं कि आप हर दिन जितना भी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते होंगे और उनके नोट्स बनाते होंगे। अंत में आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी। धन्यवाद।